Hello students, good afternoon all of you. Today we are going to start chapter 3, Indian Constitution. So students, in your previous class 7, you have studied about the government. In that chapter, we show that the Indian Constitution uh, is the particular thing for the country. According to that, the government makes their laws and make took the decisions and implemented them, those decisions on the peoples of इंडिया. और आप बाकी की सारी कंट्रीज़ में देखेंगे तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है, बट जो उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है डिसीजंस का, वो डिफरेंट वे में होता है. तो आज हम स्टडी करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. गवर्नमेंट को हमने स्टडी किया, बट जिस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट डिसीज़न लेता है उसके बारे में डिटेल में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हेली, प्रियांशी और सचिन है, दे आर वॉचिंग द फाइनल मैच ऑफ वर्ल्ड कप ऑफ 2011 ऑन टीवी. वो टीवी पे क्या देख रहे हो? 2011 का जो वर्ल्ड कप है उसका फाइनल मैच देख रहे हैं टीवी पे विद देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के साथ. एंड एक्साइटिंग मैच इज़ गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. तो जो फाइनल हुआ था 2011 के वर्ल्ड कप का, वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ था. आप सबको याद होगा हु विल विन द वर्ल्ड कप. ओके, और कौन ये वर्ल्ड कप जीतेगा, इंडिया और श्रीलंका? सबके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा था. जो भी मतलब टीवी पे ये फाइनल मैच देख रहे थे, उन सबके माइंड में ये क्वेश्चन था कि इंडिया जीतेगा या श्रीलंका. ठीक है, श्रीलंका हैड पुट अप अ चैलेंजिंग टारगेट फॉर इंडिया टू अचीव, बट with the fearless batting of the Indian captain Mahendra Singh Dhoni, India won the World Cup. ओके, तो जो श्रीलंका की टीम है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग टारगेट रखा था इंडिया के लिए, तो वो अचीव करना बहुत मुश्किल था. बट जो महेंद्र सिंह धोनी है, इंडिया के कैप्टन, उन्होंने क्या किया? फेयरलेस बैटिंग की, बिना डरे बस बैटिंग की. उनको बस उनका टारगेट अचीव करना था, उनका ये गोल बन गया था उस टाइम पे. तो उन्होंने क्या किया? फेयरलेस बैटिंग करना स्टार्ट किया और इंडिया को वर्ल्ड कप जिता दिया. सो एवरीवन वाज रिजॉइसिंग इन विक्ट्री. ठीक है, तो सारे क्या कर रहे थे? उस विक्ट्री का, जो उन्होंने जीत हासिल की थी इंडिया ने, उसका जो है वो आनंद ले रहे थे. ठीक है, उसको एंजॉय कर रहे थे. हेली सेड टू हर मदर वाइल वॉचिंग टीवी. तो जब टीवी देख रहे थे तो हेली ने उसकी मम्मा को बोला, मम्मी, द प्रीवियस मैच बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया रिजल्टेड इन अ टाई. ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क करके बोला है कि जो प्रीवियस मैच हुआ था इंग्लैंड और इंडिया के बीच में, क्या उसका रिज़ल्ट टाई आया था? हाँ, मतलब दोनों ने इक्वल स्कोर किया था. व्हाट डज दैट मीन? उसका मतलब क्या हुआ? टाई होने का मतलब क्या होता है उसको नहीं पता था, तो उसने अपनी मम्मी से पूछा. तो नीता बहन जो है, उसकी मम्मी है हेली की, उन्होंने कहा, हेली, फॉर अ पॉपुलर गेम लाइक क्रिकेट, द ICC हैज़ सिस्टमेटिकली फॉर्म्ड रूल्स. ठीक है, तो नीता बेन ने बोला कि जब पॉपुलर्स गेम होती हैं उनके लिए ICC, जो इंडियन क्रिकेट काउंसिल जो है ऑफ इंडिया, और इंडियन क्रिकेट काउंसिल ऑफ एनी कंट्री, वो ICC से स्टार्ट होता है और ICC इसका एक्रोनिम है. तो ICC जो है वो सिस्टमेटिकली कुछ रूल्स फॉर्म करती है फॉर पॉपुलर गेम्स लाइक क्रिकेट. So a tie in a match means that both the teams have an equal score. ठीक है, टाई का मतलब ये होता है कि दोनों जो टीम है उन्होंने इक्वल स्कोर अचीव किया है. इवन द गेम्स लाइक फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी एट्सेट्रा. तो ये जो फुटबॉल, हॉकी और कबड्डी जैसी गेम्स हैं, वो भी पॉपुलर गेम्स हैं. ठीक है, तो उनके लिए ये सारे रूल्स बनाए गए हैं. जब मैच टाई हो जाता है तब क्या किया जाता है? हैव देयर ओन सेट ऑफ रूल्स. ठीक है, तो उनके अलग अलग रूल्स होते हैं, बट सबके लिए रूल्स होते हैं फॉर अ टाई मैच. If a game has so many rules, then to run the administration of populous nation, which surely requires well-framed rules. ठीक है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर गेम में काफ़ी सारे रूल्स हैं तो किसी तरह का एडमिनिस्ट्रेशन यानी शासन भी होना चाहिए उनको रन करने के लिए, ठीक है। मींस अगर मैं कह दूँ कि ये गेम मतलब ऐसे चलेगा और तुम कह दो ये गेम ऐसे चलेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दो डिफरेंट डिसीज़न तभी पॉसिबल है जब उनको एक एडमिनिस्ट्रेशन रन करे, ठीक है। तो वो हम दोनों में से किसी एक के डिसीज़न को राइट करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से एक एडमिनिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है टू रन दिस सो मैनी रूल्स फॉर द डिफरेंट गेम्स ऑफ अ पॉपुलस नेशन। तो पॉपुलस यानी कि जो पॉपुलस नेशन है, तो इंडिया भी एक पॉपुलस नेशन है। तो इस इंडिया जैसे पॉपुलस नेशन के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है टू रन दिस रूल्स विच श्योरली रिक्वायर्स वेल फ्रेम्ड रूल्स, और उसके लिए हमें वेल फ्रेम्ड रूल्स होने चाहिए। सो इसमें जो है वो प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसको स्टडी करना, उसको रीड करना बहुत ज़रूरी है, एंड उसको जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल क्या है, ठीक है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशंस प्रीएम्बल our government makes the laws and take decision according to this preamble and implement those decisions on the people by some concerning authorities and or police, ठीक है। so we so I just read, you just listen this preamble. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हम इंडिया के जो पीपल हैं वो सॉलमली यानी कि दिल से और आत्मा से ये रिजॉल्व करेंगे कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो सॉवरेन यानी कि जो सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है उसको हम जो है वो रिजॉल्व करेंगे एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीज़न, और हम जो इंडिया के सारे सिटीज़न हैं उनको सिक्योर करेंगे, उनकी रक्षा करने में मदद करेंगे। जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। जस्टिस करेंगे अच्छे से कि जस्टिस हो हमारे इंडिया में, अच्छी तरह से जस्टिस हो, सोशल एक्टिविटीज़ अच्छे से हो, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी ऑफ थॉट यानी कि जो हमारी जो थॉट है उसमें लिबर्टी होनी चाहिए, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। हमारा जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बिलीफ होना चाहिए, फेथ होना चाहिए और वर्शिप होनी चाहिए हमारी कंट्री के लिए। हमारी इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब जितनी भी स्टेटस है और अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए इक्वालिटी होनी चाहिए हमारे इंडिया में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है। एंड टू प्रमोट अमोंग देम ऑल fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। जो fraternity है वो अश्योर करता है डिग्निटी को ऑफ द इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल डिग्निटी है ऑफ इंडिया की, और यूनिटी ऑफ द इंडिया एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी कि हमारा जो यूनिटी मीन्स एकता, जो हमारे नेशन में जो एकता है लोगों की, और नेशन का जो इंटीग्रिटी है यानी एक साथ बंधे रहना, उसकी जो फर्टिलिटी है उसको अश्योर करना, ये भी जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल में आता है। नाउ इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26th day of November 1949, ये जो नवंबर का जो 26 नवंबर का जो डे है इन सन 1949, डू hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करेंगे, इनैक्ट करेंगे यानी उसको एक्ट में लाएंगे, एंड गिव टू आवर सेल्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और हम अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं, मीन्स इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रीएम्बल में ये लिखा हुआ है, ठीक है। पूरा आपको नहीं दिया गया है बट उसमें से कुछ जो मेन पॉइंट्स है
प्रीएम्बल ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसको ये जो है वो मेन पॉइंट्स के थ्रू आपको समझाया गया है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकती है, ठीक है, इन अ प्रीएम्बल। A systematic compilation of set of rules of run the government of a country is known as the constitution of the country, ठीक है। अब constitution के बारे में आप कब से बोले जा रहे हो constitution, but what is mean by the constitution actually? So constitution is systematic compilation, एक तरह का compilation है जो कि मतलब compile करता है कि इतने सारे rules हैं, उन गवर्नमेंट जो है वो इन सारे rules को इस तरह से फॉलो करेगी, ठीक है। तो उनका एक कंपाइलेशन है, सेट है, ठीक है, रूल्स का। टू रन द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज़ नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी कंट्री का, पर्टिकुलर कंट्री का जो गवर्नमेंट है उन कंपाइल्ड सेट ऑफ सिस्टमेटिक रूल्स को क्या करता है, रन करवाता है, यानी कि उनको इम्प्लीमेंट करवाता है, उनके अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है। तो उन सारे कंपाइल्ड सेट ऑफ रूल्स को क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिटन और अनरिटन फॉर्म, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में भी हो सकता है और अनरिटन फॉर्म में भी हो सकता है। हाउ वी विल स्टडी फर्दर बाय स्टडिंग दिस लेक्चर। आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स विद द प्रीएम्बल, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रीएम्बल से स्टार्ट होता है। आपने ये जो प्रीएम्बल है मैंने स्टडी किया और आपने इसको सुना अच्छे से। तो ये जो प्रीएम्बल है उसी से जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है। नाउ हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्म, ठीक है। तो अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या हम कर सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है वो हमने देखा। बट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कैसे हुआ, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉर्म हुआ, ओके। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग वी हैव टू स्टडी about the Indian Constitution. The Constitution of India is the statement of national goals and aims such as democracy, socialism, secularism, national unity, etc. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टेटमेंट है किसका, नेशनल गोल्स का और उसकी एम्स का, कि हमारे नेशन के लिए क्या गोल्स हमें अचीव करने, क्या एम हमें कंप्लीट करने, फुलफिल करने। तो उन नेशनल गोल्स और एम्स में सबसे पहले क्या आता है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स वी हैव टू थिंक अबाउट द पीपल ऑफ द इंडिया एंड वेलफेयर ऑफ आवर कंट्रीज पीपल, यानी कि हमारी कंट्री के जो पीपल है, लोग हैं, उनके विशेष और उनके वेलफेयर के लिए हमें जो गवर्नमेंट काम करती है उसको डेमोक्रेसी बोला जाता है। सोशलिज्म यानी कि हमारी जो समाज है उसके लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, उसको जो है वो उसके लिए जो गोल्स और एम्स बनाए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के स्टेटमेंट में आता है। सेक्युलरिज्म, नेशनल यूनिटी, ठीक है। सो जाति प्रथा जो भी है इसको जो है वो बंद करवाना, और नेशनल यूनिटी, जो हमारा नेशन है उसमें सभी धर्मों के लिए यूनिटी होना चाहिए, ठीक है। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वॉज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान सभा जो बोला जाता है जिसको, तो कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान इन हिंदी एंड असेंबली मीन्स सभा, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज एस्टैब्लिश फॉर दैट। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर असेंबली की एस्टैब्लिशमेंट किया गया जिसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बोला गया, एंड इट स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम 9 दिसंबर 1946। तो ये जो असेंबली है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसने क्या किया, उसमें जो लोग हैं उन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया फ्रॉम द 9 दिसंबर 1946। 1946 में 9 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में काम होना शुरू किया गया फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। The Constituent Assembly was formed of prominent and distinguished scholars and leaders, ठीक है। ये जो Constituent Assembly है वो किससे बनी हुई है, prominent और distinguished, ठीक है, जिनको हम prominate कर सके, distinguished यानी कि पहचान सके कि अच्छे स्कॉलर है और अच्छे लीडर्स हैं। तो इस तरह के अच्छे स्कॉलर और लीडर्स, जो डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर्स और लीडर्स हैं,
उन और प्रोमिनेंट लीडर्स और स्कॉलर्स हैं, उनसे जो है वो कंस्टिट्यूट असेंबली बनी हुई है, ठीक है, बिकॉज दे कैन मेक द true decision for all the people of the India at the different levels. Okay, so that's why we our Indian government make the distinguished scholars and leader for the Indian uh, constitute assembly. Their political vision and foresight was incorporated in the constitution. और उनका जो पॉलिटिकल विज़न है कि वो पॉलिटिक्स के लिए और पॉलिटिकल यानी लोगों के लिए जो है वो क्या कर सकते हैं, और फोरसाइट यानी कि भविष्य में हमारी जो इंडियन पीपल्स हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें और क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, तो उसको उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया इन द कॉन्स्टिट्यूशन. लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, तो वो जो स्कॉलर्स और लीडर्स हैं प्रोमिनेंट और डिस्टिंग्विश, उसमें जो लीडर्स लाइक, तो फॉर एग्जांपल दिया है कि किस तरह के लीडर्स थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एंड सरदार बलदेव सिंह एट्सेट्रा. इस तरह के जो है वो लीडर्स थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में इनको प्रोमिनेंट किया गया था. दे प्रोवाइड देयर गाइडेंस, इन्होंने अपने गाइडेंस प्रोवाइड किए थे फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फ्रैंक Anthony represented the Anglo-Indian community and H.P. Modi represented the Parsi community. जो फ्रैंक एंथोनी करके थे उन्होंने एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया था, कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एक समुदाय है जो कि एंग्लो और इंडियन को रिप्रेजेंट करता है. एंड H.P. मोदी ही रिप्रेजेंट पारसी कम्युनिटी, ठीक है, वो पारसी समुदाय से थे, उन्होंने पारसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया. द कमिटी हैड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन स्कॉलर्स लाइक अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर. जो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दैट इज़ B.R. अम्बेडकर एंड K.M. मुंशी, ये जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन स्कॉलर्स थे, ठीक है. इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने में जो मेन जो इन्होंने वर्क किया था वो मेन लीडर्स कौन थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर एंड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एंड K.M. मुंशी. There were some female members like सरोजनी नायडू एंड विजयलक्ष्मी पंडित, ठीक है. तो सरोजनी नायडू और विजयलक्ष्मी पंडित जैसे फीमेल लीडर्स भी थे और फीमेल मेंबर्स भी थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है. जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उनको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया गया था, ठीक है. There were a number of subcommittees to take care of various aspects of the constitution, ठीक है. तो constitution के जो various aspects होते हैं जिसके थ्रू हम रूल्स बनाते हैं, मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो लीडर्स हैं जो रूल्स बनाते हैं उसके वेरियस एस्पेक्ट्स थे. तो उनका केयर करना कि उनको जो है वो कोई जो है वो तोड़े ना, ठीक है, रूल्स को ब्रेक ना करे और जो भी लॉ बना रहे उसको ब्रेक ना करे. तो उन सारे वेरियस एस्पेक्ट्स को उनकी टेक केयर करने के लिए जो बहुत सारे सब कमिटीज़ भी बनाई गई थी. The drafting committee, which was headed by Dr. Bhimrao Ambedkar, gave to the constitution its final shape. जो भीमराव अंबेडकर थे उनकी कमेटी का नाम क्या था, ड्राफ्टिंग कमेटी. तो उन्होंने हेड किया था, भीमराव अंबेडकर उसके हेड थे उस कमेटी के. तो ये जो कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके जो हेड भीमराव अंबेडकर है उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल शेप दिया था कि फाइनली जो है वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए.
Total 166 meetings were held by the Constituent Assembly in a time period of 2 years 11 months and 18 days. ठीक है, तो पूरा टोटली उन्होंने टाइम को काउंट किया कि कितने टाइम में जो है वो 166 मीटिंग्स हेल्ड की गई थी बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके थ्रू जो है वो 166 मीटिंग्स हेल्ड की गई थी। और ये टाइम भी पूछ सकते हैं कि कितने टाइम पीरियड में ये इतनी मीटिंग्स हुई थी। एक दिन में तो इतनी मीटिंग्स होंगी नहीं, ठीक है। सो 2 साल 11 महीने 18 दिन जैसा टाइम पीरियड लगा था। तो इस टाइम पीरियड के दौरान जो है वो 166 मीटिंग्स हेल्ड हुई थी बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ऑन 26 November 1949 द कमिटीज़ पास्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारी जो कमिटीज़ हैं उन्होंने 26 नवंबर 1949 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन पास कर दिया था, विच वाज यानी फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको पास कर दिया था, विच वाज एनफोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950। उन्होंने पास तो कर दिया था बट उसके ऊपर काम करना शुरू कब हुआ था, यानी इन्फोर्स में कब आया था वो कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को आया था, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा संविधान लागू कब हुआ था, यानी इन्फोर्स में कब आया था 26 जनवरी 1950 को आया था, और पास कब हुआ था 26 नवंबर 1949 को हुआ था। Okay, so I am giving you one homework, that is there are some creators of the constitution: Maulana Azad, Bhimrao Ambedkar, Rajendra Prasad, Sarojini Naidu and Kanhaiya Lal Munshi, that is K.M. Munshi, ठीक है। तो ये जो K.M. मुंशी थे, कन्हैयालाल माणिकचंद मुंशी, उनके बारे में, और ये मतलब जो 5 कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, मेन कॉन्स्टिट्यूटर्स हैं ऑफ द इंडिया, उनके बारे में आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। सो आप फ़ोन का तो यूज़ करते हैं, सो मेक गूगल एंड फाइंड आउट गूगल अबाउट दीज 5 मेन constitutors ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, so this is your homework and please complete this homework by Monday, okay, and send me if you can able to send me on my WhatsApp contact, okay. So thank you for watching this video. Keep revising all the things whatever I taught to you, okay. Whenever you have some time or in your free time, you just revise your SS lessons, because in SS you have to remember all the dates where the Indian Constitution passed, where it enforced, when it enforced, okay, and what are the Indian constitutors and who shaped the final who gave the final shape of the Indian Constitution, ठीक है। तो ये भी आपको पूछ सकते हैं डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको तभी रिमेंबर आप कर सकते हो जब आप उसको रिवाइज़ करो। सो कीप रिवाइजिंग ऑल द थिंग्स। बाय बाय, टेक केयर।